आज एक ख़ास मौजू के ऊपर जो देश में जिस पे बहुत चर्चा हो रही है, लोग तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, उसमें फ़ौज के लोग भी अपनी लॉजिक दे रहे हैं, हर आदमी एक एक्सपर्ट बना घूम रहा है और उसके बहाने पूरे देश के अंदर आगजनी, लूट-पाट, मार-काट, राजनीतिक एजेंडा, हाशिए पे आए हुए वो तमाम सारी पार्टियां भी इसमें लग गई हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि एक विचारधारा है वामपंथ और इस्लाम, इन दोनों का गठजोड़ हमको देखने को मिल रहा है। और इस सब के पीछे है भारत सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तमाम एक्सपर्ट्स के साथ मंत्रणा करने के बाद एक योजना को देश में लागू किया है। उसका नाम है अग्निपथ। और उसके कारण इस देश में ऐसा हंगामा मचा हुआ है कि लगता है पता नहीं, जैसे जो लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा भी ले रहे हैं, बहुत सारे टेलीविज़नों पे देखा कि लोगों को ये पता ही नहीं वो क्यों आए हैं। ये शायद ऐसा लगता है कि ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में भी कूद पड़ते हैं, ये शाहीन बाग पे भी कूद पड़ते हैं। और एक मिला जुला मुश्तरका मुझे लगता है कि इनका एजेंडा है कि भारत में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो फ़ौज के रूप में हो, चाहे भारत राष्ट्र के रूप में हो, उसको कैसे डिफेम किया जाए, कैसे डिस्टॉर्ट किया जाए। तो मुझे लगता था कि इस विषय पर मैंने बहुत लोगों को सुना, लेकिन कर्नल आर एस सिंह साहब एक ऐसे शख्स हैं कि उनका कोई तारुफ कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस विषय पे कुछ बातों को मैं ज़रा इन्फेसिस करना चाहता हूँ। कर्नल आर एस सिंह साहब फ़ौज में कोई मेरा ख्याल है कि 16 साल की उम्र में उन्होंने एनडीए किया और 21 साल तक फ़ौज में वो रहे। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि 4 साल रॉ में रहे। और इस दरमियान उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बेस हो सकती हैं, चाहे वो मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान रहा हो, अनमेकिंग ऑफ नेपाल रहा हो। और रिसेंटली सिंह साहब की एक किताब है जो इस समय बहुत बहुत मार्केट में उसकी डिमांड है और काफ़ी उसकी सेल भी हुई है, नो द एंटी नेशनल। तो ये मैंने इसलिए बताया कि सिंह साहब से बेहतर इस विषय पे कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि कुछ लोग सरकार के बिल्कुल प्रो चले गए हैं, यानी वो भी बात तर्कों पे नहीं रख पा रहे हैं। और कुछ लोग जो सरकार के साथ काफ़ी समय से लगता था कि वो शायद नरेंद्र मोदी की बहुत सारी पॉलिसीज़ को सही भी मानते हैं, कभी कभी ये लगता था कि शायद वो प्रो नेशनलिस्ट हैं, लेकिन इस विषय पर अधकचरी बातें अपने निजी स्वार्थ, निजी एजेंडे के चलते बहुत सारे जो सो कॉल्ड, जिन्हें हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी, वो भी एक्सपोज हुए हैं। ऐसे में आर सिंह साहब का इस विषय पे बात करना बहुत आवश्यक है कि इसकी निटिकिटी को जाने। तो मैं कर्नल आर सिंह साहब, आपका स्वागत है, क्योंकि आपकी बात को आज भी जब जब दुनिया बहुत सारी, जब वीके सिंह के बारे में दुनिया बहुत कुछ कह रही थी, तब जो आपने रुख लिया वही बाखिर में सच साबित हुआ। तो ये धारा से हट के बोलना और धारा के हिंदू टेरर पे आपका है। कर्नल पुरोहित के बारे में जब बात आ रही थी तब आप पुरोहित के साथ खड़े थे, शायद तब आप उसको जानते भी नहीं थे, और ये तमाम सारी चीज़ें। तो ये जो करेज होता है कि धारा के खिलाफ खड़े होना और धारा के साथ खड़े होना, और सही बात पे धारा जिधर हो उसके साथ न खड़े होकर के जो आपकी बात है उसको रखना। कर्नल आर सिंह साहब, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि ये जो अग्निपथ सरकार ने एक स्कीम, एक योजना जो लाए, इसके दो रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तो वो रूप है जिसे आप अग्निपथ कहते हैं, यानी जिस पथ पे चल कर के एक एक लोहे को फौलाद बनाया जाता है, उसे तराशा जाता है, और एक युवा उसमें एक चट्टान की तरह खड़ा होता है, फिर वो चट्टान की तरह देश के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो ये कहता है कि हम अग्निपथ, उसने इस अग्निपथ को इस तरीके से रखा है कि जितने भी रास्ते आएंगे उस सब में आग लगा देंगे, उसमें बस में भी आग लगा देंगे, ट्रेन में भी आग लगा देंगे, प्रॉपर्टी में भी आग लगा देंगे, लोगों को एक 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 मेहम क्रिएट कर देंगे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर ट्रेनों को फूंकना, कारों को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कौन लोग हैं, इनकी क्या पृष्ठभूमि है, इनका क्या एजेंडा है? सिंह साहब जी, ये आपने सही कहा। अग्नि के बहुत रूप होते हैं। जो 5 तत्व हैं, आपको मालूम है, उसी अग्नि की हम पूजा करते हैं। वही अग्नि भस्म भी करती है। अगर शरीर में आपके अग्नि तत्व ज़्यादा हो जाए तो वो बीमार कर देता है। उसी तरह अगर राष्ट्र में अगर गलत अग्नि का रूप हो तो वो राष्ट्र को भी बर्बाद कर सकता है।
और कुछ लोग उनकी जो मूल सोच, उनकी जो मूल फिलॉसफी या उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो उसी अग्नि वाली, वो ध्वस्त करने वाली, बर्बाद करने वाली, भस्म करने वाली ये अग्नि है। ये कौन लोग हैं? आपने कहा कि कुछ फौजी लोग नहीं इसमें शामिल हैं। इसमें एक अमेरिकन टर्म इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वेटरन। ठीक है ना? तो ये कुछ वेटरन्स, ठीक है, जिनके पास कोई रोजगार, कोई कुछ काम नहीं है, वो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। मेरा अपना मानना है, और शायद एक प्रजातंत्र में यही तरीका होना चाहिए कि देखिए, मैं फ़ौज से रिटायर हो गया। फ़ौज से मैंने 42 साल की उम्र में मैंने फ़ौज, जैसा आपने कहा कि मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। लेकिन मेरा अपना ये सोचना है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं, आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आप कृपया उन लोगों पे छोड़ दीजिए जो नीतियां बनाते हैं, किस तरह से अपने विभाग का संचालन करना है, या हमारी इस केस में सेना का कैसे संचालन करना है। आपका जब वक्त था तो आपने किया, और आपने क्या किया ये मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो दुनिया जानती है, नहीं जानती है आपने क्या किया। लेकिन ये समझना कि मैं आखिरी कर्नल पैदा हुआ था फौज में, मैं आखिरी जनरल पैदा हुआ था, ये सोच बहुत घातक होती है। और ठीक है, आप इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस क्या होना चाहिए, आप सुझाव दे सकते हैं, वो भी एक बड़े पॉजिटिविटी से। आप नेगेटिविटी नहीं फैला सकते। तो मेरा मानना यह है कि एक बार जब तीनों सेनाओं के चीफ्स ने और भारत के रक्षा मंत्री ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, आपको समझा दिया, तो ये जो सो कॉल्ड, जो ये कुछ नालायक वेटरन्स जो हैं, ये आके जो सवाल पूछने लगे, तो आप केवल सरकार के ऊपर ही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप जो वो 3 चीफ्स हैं, जो तीनों चीफ हैं, आप उनके चरित्र के ऊपर भी सवाल कर रहे हैं, जिसके आप हिस्से रहे हैं, उनके चरित्र पे। अब ये एक बड़ा, हमारे यहाँ एक अंग्रेजी में सोल्ड आउट, सब बिक गए, केवल ये नहीं बिके। यानी ये बिके नहीं, या इनको किसी ने खरीदा नहीं। किसका? जो ये इनका दाम ही बहुत छोटा था। मैंने वही कहा कि जो इनका दाम ही बहुत कम है। ठीक है ना? सही वेल सर। तो ये जब एक बार उन्होंने ये कह दिया, भाई ये कि एक नीति है, एक हमने योजना बनाई है, और यूं ही योजना नहीं बनाई जा, इस तरह के जो योजना बनाए जाते हैं या इस तरह के नए प्रोग्राम्स या पॉलिसी लाए जाते हैं, बड़े सोच विचार के बाद। मैं सरकार में रहा हूँ, आर्मी हेडक्वार्टर में भी मैंने नौकरी की है, मैंने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में भी नौकरी किया है। कोई भी ऐसा प्रपोजल फ्रक्टिफाई करने में उसको बहुत समय लगता है, उसका कई विश्लेषण होता है, उसका अध्ययन होता है, उस पर वाद विवाद होता है, उस पर लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, फिर उसको वैलिडेट किया जाता है, और तब वो इस तरह की नीति का वो रूप लेता है। कल जैसा कि उन्होंने कहा कि ये 1989 से ये प्रपोजल चल रहा था, बताइए, किसी न किसी रूप से 1989 से। कल जो लेफ्टिनेंट जनरल आए थे पुरी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। लेकिन आपने जो सवाल जहां से शुरुआत किया कि ये कौन से तत्व हैं, मैं पटना का रहने वाला हूं, पटने जिले का हूं, पाली मेरा सब डिवीज़न है। पाली में सबसे ज़्यादा आगजनी हुई, बगल वाले इलाके मसौढ़ी में काफ़ी ज़्यादा आगजनी हुई, पास में ही दानापुर है,
हाँ, दानापुर में हमारा कोर्ट है, वहाँ बहुत ज़्यादा आगजनी हुई। वहाँ कैंटोनमेंट में इन्होंने उपद्रव मनाने की करने की कोशिश की। दानापुर रेलवे स्टेशन, एक आपको मालूम है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर्स है रेलवेज़ का दानापुर में, वहाँ कई ट्रेनें जला दी गई। जहानाबाद में हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे इलाके जो हैं, इस पिछले चुनाव में ये CPI-ML मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये तो वही ये उनके ये सारे उनका ये कारनामा था। लाल झंडा, लाल झंडा, किसी ज़माने में ये बैंड भी थे। ये सेमी पॉलिटिकल रूट है, इनके कई रूट होते हैं। एक जो एक हथियार वाला रूट होता है, ठीक है ना, हिंसा और दहशत वाला रूट, वो अंडरग्राउंड नक्सलाइट्स, ये सेमी ओवरग्राउंड, और फिर जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और CPI-M जो है, ये पॉलिटिकल रूट है टोटल। एक रूप आप टेलीविज़न पे भी देखते हैं, जिंगपिंग जैसे आते हैं उसमें जी बहुत सारे, जी चोपड़ा आ गए, ये श्रीवास्तव, सभी सारे जितने, एक वो भी रूप है सर। तो ये सारे ये चीन परस्त हैं, इसमें किसी के इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। अब तो तमाम डिबेट्स देखते हैं, इनकी तो एक आवाज़ नहीं निकलती है चीन के खिलाफ। अब ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो कि रेड कॉरिडोर में हमारे जो जवान, हमारे या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जैसे BSF हुआ या CRPF है, उनके परिवार से एक्सटॉर्शन करते हैं। जो अगर कोई फौज का जवान रिटायर करके गया तो उसको मालूम है आपको, मतलब काफ़ी कुछ वो मिलता है, ग्रेजुटी, ये सब पूरी सेविंग्स जो उनकी होती है, उसका एक्सटॉर्शन करते हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। मेरे एक यूनिट का एक एक्स जवान जिसका नाम श्याम किशोर प्रसाद था, वो मकलूस्कीगंज में, उसके फादर भी एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे, और उसका भाई ग्रुप कैप्टन RK प्रसाद, मेरा NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मेरा कोर्स, यानी कि सहपाठी, वो एक फाइटर पायलट है, शायद रिटायर हुए होंगे। वो सारे उस परिवार में थे। ये नक्सलाइट आए और उन्होंने उसको किडनैप कर लिया। किडनैप किया तो बात पहुंची एक बुजुर्ग पिता, बात पहुंची RK प्रसाद तक। वो पूरे रात बावले की तरह वो भाग रहा था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर रात भर में तुमने 10 लाख रुपए इंतज़ाम नहीं किया तो तुम्हारे भाई को मार देंगे। चीफ सेक्रेटरी से जाके मिला, उस समय के जो DGP थे झारखंड के, उनसे जाके मिला, और ऑफ नो अवेल, कुछ नहीं हुआ। वो सब असमर्थ थे। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये हाल था स्टेट का, ठीक है। और उसके बाद उसने किसी तरीके से एक फौजी अफसर के लिए 10 लाख रुपया अरेंज करना, आपको मालूम है कितना मुश्किल हो सकता है। फिर भी उसने किया। उसका भाई रिहा हुआ उनके चंगुल से। ये बात आई मेरे पास, तो मैंने ये इंडियन डिफेंस रिव्यू जो आप देख रहे हैं, ये मैगजीन जो निकलता है, जी। उस समय मैंने एक पूरा आर्टिकल इस पे लिखा था, उसका लिखा था। उस ऑफिसर ने जो कंप्लेन दिया था वो भी मैंने उसमें पब्लिश किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 26/11 में के प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन में, मतलब जो काउंटर ऑपरेशंस हुए थे, उसमें RK प्रसाद हैड प्लेड अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। समझ रहे हैं? तो ये वो लोग हैं, ये CPI-ML वाले, ठीक है सर, चीन परस्त, ठीक है। उसके बाद इनके नक्सलाइट भाई लोगों ने, माओवादी भाई लोगों ने, जो हमारे एयरफोर्स के चीफ होते थे ला फॉन्टेन, उनके घर ये गए, उनको बांध दिया।
बांध के उनके जितना सारा सामान इंक्लूडिंग इस पिस्टल पूरा लूट के ले गई है। और वो उस स्थिति में उन्होंने बोला भी कि तुम रिवोल्यूशनरी हो, तुम क्रांतिकारी हो या तुम डेकॉइट्स हो। ये एक बार ही हुआ। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद तेलंगाना के किसी गांव में उन्होंने बसने का निर्णय लिया था, वहाँ कुछ सामाजिक कार्य भी कर रहे थे। उसके बाद दूसरी बार भी हुआ। 2 बार उनके साथ ये हुआ। दूसरी बार भी उनको बांधा आके फिर ले गया, पूरा वो करके उसको ले गए, सामान पूरा उनका जो भी था लूट के ले गए और उनको उसी स्थिति में छोड़ दिया। अब है साहब कि जिस देश में एक आर्मी चीफ, एक रिटायर्ड जवान अगर सेफ नहीं है और जो लोग उसको प्रताड़ित जो करने वाले हैं रेड कॉरिडोर में, और जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, वो आज अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जहां जो सबसे ज्यादा जहां पे आगजनी के घटने हुए हैं, ये वो नक्सल ये पूरा वहां से इस बार CPI-ML जीता है। और CPI-ML का और लालू का भी तो गठजोड़ है। जी 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 तो इसके राजनीतिक डायमेंशन भी हैं। जी जी। तो ये है। उसके बाद से आपको ये भी बात याद दिला दूं कि एक बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इन्हीं लोगों ने एक मुशायरा करवाया था और उस मुशायरे में पाकिस्तान के लोग आए थे। वो पाकिस्तान के वो कमीने शायर, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट इज द करेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, वो कमीने शायरों ने हिंदुस्तान के खिलाफ शायरी पढ़ना शुरू कर दी। इनके चित्त को वो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे किसी ने 2 आर्मी ऑफिसर्स को इनवाइट किया था। वो 2 आर्मी ऑफिसर्स से रहा नहीं गया, वो बीच में खड़े हो गए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारे उस कम से कम प्रेजेंस में आप हिंदुस्तान को इस तरह से गाली मत दो। आपको मालूम है इन्हीं लोगों ने उसको, वो 2 ऑफिसर्स को उनको पकड़ के एक भीड़ तंत्र के द्वारा इनकी पिटाई करवाई। अच्छा जी, ठीक है सर। ये वही लोग हैं जो 76 CRPF सोल्जर्स जब मारे गए थे तो ये रात भर नाच रहे थे और ये आज आगजनी कर रहे हैं अग्निपथ के खिलाफ। ये वो लोग हैं सर, और ये वो लोग हैं जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कन्हैया भी इन्हीं के हिस्से में था। वो तो जो आपने अपनी किताब लिखी है नो द एंटी नेशनल, उसमें सारे एस्पेक्ट लिखे हैं, तो ये वही फोर्सेस हैं। जी जी। और कन्हैया अगर प्रोटेस्ट करे, वो आजकल क्या किसी पार्टी में है ना, वो उसमें जो दुनिया की सबसे महान पार्टी है कांग्रेस में क्या है, वो उसमें है। ये वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग में था। वो भी इस 76 CRPF सोल्जर्स वाले पार्टी में था। जो JNU में वो टुकड़े वाला इंशाअल्लाह इंशा वाला, ये भी अफजल गुरु वाले में भी था। अफजल गुरु वाले में भी था। तो ये तत्व जो है वहाँ पर, मतलब सबसे सक्रिय रूप है। ये आप अग्निपथ में तो यूथ भर्ती होगा ना साहब, ये तो PhD, मतलब एक बार यूनिवर्सिटी में घुसते हैं ना ये जो तत्व है 35 तो सीधे बाप बन के ही निकलते हैं। 37-39 साल तक ये बाप के बाप बन के निकलते हैं ये लोग। अब ये पार्टी जिसको ज्वाइन किया है जहाँ पे, वो पार्टी के लोग वहाँ पे कहाँ बैठे हुए हैं, जंतर मंतर में। ये लोग कौन से लोग भाषण दे रहे हैं। आज मैंने उसका पढ़ा, वो सुना अभी जस्ट सलमान खुर्शीद का यहाँ से आने के पहले, तो मेरे से फ़ोनो भी लिया टाइम्स नाउ ने उस पर। तो वो कुछ चरित्र का बात करे, ये चरित्रहीन आदमी चरित्र का बात कर रहा है। ये वही आदमी है जिसने वो बाटला हाउस एनकाउंटर में अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस को ये करा था कि जो यहाँ की रानी साहिबा हैं बहुत रोई थी। रानी साहिबा बहुत रोई थी। करेक्ट। ठीक है ना।
तो ये वो लोग हैं। रानी साहिबा ने, ये वही रानी साहिबा हैं और वही पार्टी है जिसने सीक्रेट एमओयू साइन किया है चाइना से जाके, और वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे बात करेगा। आप कह सकते हैं कि सरकार की ये योजना के खिलाफ एक बहाना है इन सब बहाना का, है, कि बहाना है। राष्ट्रपति का चुनाव है और नहीं, ये नु- सब नु- बाहर, ये नु- लोग ये सब बाहर के इशारे पे काम करते वही मैंने कहा कि नुपुर का मामला है, नुपुर का और जो फिर ये जो ज्ञानवापी में बाबा दिखाई दे गए हैं, ये सरकार को डराना और कॉर्नर करना उसके चाहते हैं। बाद जब मैं एमओयू की बात कर रहा हूँ तो समझिए कि ये महिला ने, ठीक है, इस महिला ने जो एमओयू साइन किया चाइना के साथ, ठीक है ना, उसी दौरान चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान की जमायते इस्लामी पार्टी से भी साइन किया वैसा ही एमओयू। कैन यू इमेजिन इट? बताइए। तब ये सलमान खुर्शीद जो बोल रहा है, इसमें आपको हैरानी की तो नहीं कोई बिल्कुल बात हैरानी नहीं, मुझे तो उनकी किताब का भी याद है। वो नालायक प्रिंस, वो आपने देखा वो जो ये जो वो डोकलाम क्राइसिस हुआ था, कैसे कैसे छुप के गया था ये मिलने। आपको मालूम है कि किस तरह से इसको मानसरोवर में जाके इसका लोगों ने इसका स्वागत किया, चाइनीज़ ने जाके वहाँ पे, और ये किस तरीके से घूम रहा था। तो ये वो लोग हैं जो कि टुकड़े टुकड़े भारत, ये उसी सोच के लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो आज इस पूरे आंदोलन, सो कॉल्ड आंदोलन में ये लोग आगे हैं। एक और मैं बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप वो तस्वीरें देखते हैं और जब वो दृश्य देखते हैं वो आगजनी का, पता नहीं साहब, कोई ये बहुत गंदी परवरिश के लड़के। मैंने, आपने सही कहा, 16 साल की उम्र में मैं गया। आप भी एक छात्र रह चुके हैं, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, एक यूथ का एक जो पॉजिटिव यूथ होता है वो स्पोर्ट्स खेलता है अपना, उसमें कुछ वो जोश होता है। ये आगजनी और अपने ही ट्रेन को जलाना, पत्थर मारना, ये गंदी परवरिश के लड़के हैं। और ऐसे गंदे परवरिश के लड़के, ये दे आर अनरिक्रूटेबल। हाँ, ये तो फौज में जाने के बाद क्या करते हैं, अनरिक्रूटेबल, ये फौज में ऐसे भी नहीं आने लायक, ऐसे भी आने लायक। ठीक है। आई वुड रादर हैव, मतलब कि एक लड़का चाहे मेरे लिए 4 साल के लिए लेकिन चरित्र वाला हो, और एक चरित्रहीन आदमी मुझे 25 साल वाला हो, मैं वो 4 साल वाले को प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो इन चरित्रहीन लोगों के लिए ये अग्निपथ नहीं है। एक सवाल और मैं इससे आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का विरोध है राजनीतिक दलों से, ये जो अग्निपथ का जो भर्ती की प्रणाली है, मैं समझता हूँ कि बड़ी एक नया, पूरा नए डायमेंशन के साथ है, बदलते समय के साथ है। तो क्या ये जो देश में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जैसे मनरेगा आई हमारे देश में, तो मनरेगा में रोज़गार देना और फौज में रोज़गार देना, ये क्या एक ही सी बात है? तो जैसे मनरेगा का विरोध हो रहा है वैसी सेना का विरोध हो रहा है, तो क्या ये वॉलंटियर स्कीम है जो मतलब सिर्फ कुछ रोज़गार देने के लिए है? इसको ये बताया जा रहा है कि मतलब रोज़गार का एक वो झांसा दिया जा रहा है, और ये ऐसा नहीं है। तो एग्जैक्टली मैं इसलिए इस पर ज़रा इन्फेसिस चाहता हूँ कि इस पे बहुत सारे, मैंने जिनको आपने वेटरन कहा, वो भी बड़े कंफ्यूज हैं और इसको और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं एक आम आदमी के लिए। तो आखिर ये जो पूरी योजना है, ये वेल थॉट योजना रही होगी, इसके तमाम प्रावधानों पर ध्यान दिया गया होगा। इससे पहले एक हम सुना करते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो वो भी तो हुआ करता था। तो आज इसको लेके बहुत सारे वेटरन जो बोल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई पार्किंग नहीं मिली, या उनका कोई हिडन एजेंडा है, या वो कुछ खुद ही अपने आप में कंफ्यूज हैं। सडनली बहुत सारे लोगों का है। तो इसको क्या मनरेगा से इसका कोई मिलान हो सकता है क्या?
आपने बिल्कुल सही कहा कि मनरेगा से ये कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटीज की स्कीम तो हो नहीं सकती है फौज, ठीक है। आपको सबसे बेहतरीन लोग चाहिए, जो कि बेहतरीन का मतलब जिसमें जुनून हो, देशभक्ति का जुनून। और देखिए, जुनून, कई लोगों का कहना है कि आपको बेस्ट मटेरियल नहीं मिलेगा, वो सब बकवास है। फौज में वही आता है जिसको उस जीवन प्रणाली से या उस फौज की कार्य प्रणाली से जिसको लगाव हो, ये वो ट्रेनिंग के बाद वीड आउट हो जाएंगे। एक 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 अट्रैक्शन हो। हम लोग सब जब क्लास में थे, जब हमारे साथ 40-42 लड़के थे, हम 10-12 लोग खेलते थे, बाकी लोग तो नहीं खेलते थे। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। हमको दौड़ना अच्छा लगता था, पसीना निकालना अच्छा लगता है, सबको नहीं निकाल को तो कंपलसरी तो है नहीं हमारे। तो उसी तरीके से समाज में तरह कोई बड़ा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, कोई खेलने में ये होता है। अगर ऑलराउंडर है तो आइडियल है, सबसे सबसे अच्छा है। करेक्ट। हमको तो सबसे अच्छा ऑलराउंडर चाहिए फौज के लिए, क्योंकि अंततः देश की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। दैट्स राइट, ठीक है। दैट्स अ बुलेट लाइन। बुलेट लाइन, ठीक है। वो कोई ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं है मनरेगा से। तो जब देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और आपको सबसे बेहतरीन लोग चाहिए, जैसे कि आप अपना जब इलाज करवाने जाते हैं तो आप पता नहीं लगाते कि सबसे मतलब अच्छा डॉक्टर कौन है। नहीं, बल्कि ये कहिए कि ये नहीं पता करते कि रिजर्वेशन वाला डॉक्टर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं तो रिजर्वेशन कोटे का हूँ। हाँ। तो आप अच्छे से अच्छा जो अवेलेबल है, जो आपके मतलब रीच में है, उस डॉक्टर के पास आज जाते हैं। जो ये महिला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो महारानी जो हैं, महारानी तो अमेरिका तक चली जाती हैं अपना इलाज करवाने। आज तक नहीं कभी हिंदुस्तान में रुकी। नहीं, अभी हैं, अभी हिंदुस्तान में आजकल कोई गंगाराम अस्पताल वगैरह में है कहीं कहीं पे। अब पता नहीं वो ईडी की बीमारी, अभी लेटेस्ट बीमारी ईडी की है, किसका है मुझे नहीं मालूम है। ओके। हाँ, लेकिन तो भाई आप अच्छे ही अस्पताल में जाते हो ना, क्योंकि वो आपके जीवन और मृत्यु का सवाल है, ठीक है ना। आपके स्वास्थ्य का सवाल है, आपके जीवन मतलब जीवन प्रणाली का सवाल है, आपके जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो हैं उसका सवाल है, उसकी कई है। तो बहुत सारे इंटरेस्ट बहुत सारे इंटरेस्ट है। तो जिस तरह से एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को सबसे अच्छा स्वास्थ्य सेवा चाहिए, उसी तरीके से एक देश को की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छे फौजी चाहिए। Absolutely. अब ये तय करने दीजिए ना फौजियों को। वो फौजी तय करेगा ना, जैसे फौजी, डॉक्टर हाँ, तय करता है, डॉक्टर आप यहाँ से बैठे बैठे वेटरन तय करेगा कि कौन किस रूट से हम सबसे अच्छे लोग लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये कोई अभूतपूर्व तो है नहीं है। जैसे जैसे हमारी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बदलती है, वैसे वैसे हमको रिक्रूटमेंट का भी जो नीति है उसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जिस समय मैं फौज में आया था, आप समझ नहीं सकते, जब रिक्रूटमेंट रैली में लोग खड़े होते थे तो कई लोगों के पैर में चप्पल नहीं होता था। मैं बिल्कुल एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, चप्पल नहीं होता था। लेकिन आज जो आते हैं, जो लाइन में खड़े होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है साहब। 25 से 30 हजार का मोबाइल होता है उनके हाथ में। तो सोशो इकोनॉमिक बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे गांव में आप चले आइए, मैं पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर पाली के पास मेरा ये है। मेरे गांव में 4-5 स्कूल बसें आती हैं, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, हर घर में पाइप का पानी है, हर घर में टेलीविजन है, कुछ घर में एसी भी है, कोई 15-16 घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है।
और ये जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं 80-90% बिहार के गांव की बात कर रहा हूँ। थोड़ा निकलिए यहाँ, इन लोग जो यहाँ यहाँ से जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, वो निकले और थोड़ा देखें और चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करके उसका स्टडी करें। ये मैं कह रहा था कि ये अभूतपूर्व नहीं है। ये द्वितीय महायुद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अंग्रेजों को वो पहले बड़े वो मार्शल थ्योरी में बिलीव करते थे। अब मार्शल थ्योरी कुछ नहीं था, वो डिवाइड एंड रूल का था, आपको मालूम है ना। मार्शल थ्योरी तो इनकी ऐसी थी कि मतलब जो लोग असली में, मतलब सिखों का जो वर्ग असली में जो लड़ा था गुरु गोविंद सिंह महाराज के लिए और महाराजा रंजीत सिंह के लिए, वो क्षत्रिय लोग थे, ठीक है ना। इन्होंने वो क्षत्रिय को निकाल दिया वहाँ से, ठीक है, और वो क्षत्रिय लोग थे उनको खत्री बना दिया। अच्छा, उनको खत्री बना दिया। अब वो क्षत्रिय लोग क्या करते, और उसके बदले में एक दूसरी सेगमेंट को उन्होंने ऊपर किया, जो सेगमेंट ने पूरा मतलब वहाँ के एग्रीकल्चर, मतलब जो वो था, उसी को बस भर्ती करने लगे। आपको मालूम है सिख पंथ में बहुत से उदासी है, नामधारी है, कई है पंथ है, उन सब का रिक्रूटमेंट इन्होंने मतलब करना बंद कर दिया। ये क्षत्रिय का बंद कर दिया इन्होंने, और सिर्फ इन्होंने शुरू किया। जो आज आप फौज में ज़्यादा देखते हैं, जो जिनका गुरुद्वारों पे भी कब्जा है, जिनका हर चीज़ पे कब्जा है, जो सबसे आगे वो रहते हैं। तो उन्होंने ये मार्शल रेस थ्योरी, और ये इन जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनका कोई योगदान नहीं था। जितने सिख वॉर्स हुए थे, इनका योगदान जो था वो ज़ीरो था, ठीक है। बाद में इनको सिख धर्म से तो कोई मोहब्बत थी नहीं इनको। इन्होंने गुरुद्वारा का बट दे मेड इट फ्रॉम स्पिरिचुअल सिखिज्म टू पॉलिटिकल सिखिज्म, ठीक है ना। तो ये एक रिक्रूटमेंट का तरीका निकला। तो फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तो इन्होंने मार्शल थ्योरी, जिन लोगों ने 1857 में इनके खिलाफ रिवोल्ट किया, वो सब नॉन मार्शल हो गए, और जिन लोगों ने अपने ही हिंदुस्तानियों के साथ बगावत किया, वो मार्शल रेसेस हो गए, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जरूरत पड़ी इनको, एकाएक जरूरत पड़ी कि अब कहाँ से, मतलब इतना बड़ा थिएटर था, कई थिएटर से थे दुनिया में लड़ने के लिए। तो इन्होंने कहा कि मार्शल नहीं, ये सब गलत है, मार्शल रेस कुछ नहीं होता है। रातों रात इन्होंने 25 लाख की सेना तैयार कर दी, 2.5 मिलियन, 25 लाख। उस समय साहब हमारे यहाँ गरीबी इतनी थी, मैं बता रहा, जब सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, उस समय गरीबी, इन्होंने एक आर्टिफिशियल फैमिन क्रिएट कर दिया था बंगाल में, ठीक है ना। सारा वहाँ का एक तो स्टॉक्स जो था वो सब डाइवर्ट हो रहा था, ये लोग भूखे मर रहे थे। हमारे यहाँ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए, यू विल नॉट बिलीव, मेनी पीपल जॉइंड बिकॉज ऑफ शेयर पॉवर्टी। 4 साल के लिए, 4 साल में ख़त्म हो गई वो। और उसके बाद से जब ये आए वहाँ पे, फिर हमको आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। ये आज जो बकवास कर रहे हैं ना, किसी ने नहीं सोचा, किसी सरकार ने ना इनको अच्छी नौकरियां दी, कहीं कहीं किसी तरह से इन्होंने अपना जिंदगी का गुजारा किया। तो एक ये हुआ, तो ये एक आपातकालीन स्थिति में एक ये योजना बनाई गई। 62 की लड़ाई के बाद फिर एक आपातकालीन स्थिति पैदा हुई, फिर इमरजेंसी कमीशन हुआ। तो मैंने कहा कि देश की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। बहुत से लोग आए, कई लोग तो दे जॉइंड आउट ऑफ शेयर पैट्रियटिज्म। वो आए, उन्होंने अपनी सेवाएं दी। फिर जब लड़ाई खत्म हुई, कुछ वक्त गुजरा, 5 साल गुजरे,
तो कई लोगों को दोबारा उनका मतलब इंटरव्यू हुआ, सर्विस जो सिलेक्शन बोर्ड होता है उनको दोबारा फेस करना पड़ा और वो एब्जॉर्ब हुए, ठीक है। कई इसी तरीके से चले गए, ठीक है सर। ऐसा भी हुआ कि उस समय इतनी ज़्यादा भर्ती हो गई एयरफोर्स में कि एक जहाज के पीछे 32 पायलट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट जहाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो कई ऐसे लोग थे जो 4 घंटा से भी ज़्यादा नहीं उन्होंने फ्लाई किया। मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, उसकी पोस्टिंग आगरा थी, ठीक है। वो बंगाल में पड़ा रहता था, वो आता ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था उसको, कोई बैठे बैठे उसको तनख्वाह मिल रही थी। ये सिलसिला 80s तक चला। तो ये एक आपातकालीन ये एक मेजर था, ठीक है ना, एन इमरजेंसी मेजर, ठीक है। लेकिन एक सामान्य स्थिति में, जब स्थिति सामान्य हो गई तो हमने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी क्या इस्टेब्लिश किया कि भाई लोगों को ये भी चांस दो, एक दूसरा रूट दो इनको आने के लिए। 5 साल इनको हम रखेंगे और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज, डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस, वो किस तरह का ये होगा हम उनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी खुला, मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। 9 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो डायरेक्ट एंट्री है उसको 18 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। तो उनको वो किया गया, ठीक है। OTA खुला। उनके बारे में किसी ने नहीं पूछा कि ये 5 साल के बाद ये इनका क्या होगा। ये जो आज कुछ सो कॉल्ड वेटरन्स जो पूछ रहे हैं ना कि इनके पेंशन का क्या होगा, उसका उन्होंने कभी नहीं पूछा। हाँ, उसमें तो छुट्टियां गिनाई जा रही हैं। इन्होंने क्यों नहीं पूछा, आपको मालूम है? ये इतने स्वार्थी लोग हैं कि वो दलील देते हैं, और दलील सही भी है, कि भाई आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पिरामिडिकल है इस तरीके से, तो बेस जो है उसका बहुत हैवी होना चाहिए। तो बेस में आप चाहते हैं कि मैक्सिमम कैप्टन्स और मेजर्स हों जो अपना काम कर ले, ठीक है। काम करने के बाद वो निकल जाए और ये स्वार्थी लोग इनके लिए जनरल बनने का रास्ता ये छोड़ दें। समझ रहे बात? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये दिस हिपोक्रेट्स जो अभी बोल रहे हैं कि पेंशन का क्या होगा और ये क्या होगा, ये वही लोग हैं। फिर इन्होंने यही नहीं कहा कि नहीं, कम से कम 3 ऐसे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होने चाहिए। तो एक गया में भी 3-4 साल पहले खुला, ठीक है। वहाँ पे एक और बनाने की योजना थी, अभी पता नहीं है कि नहीं। तो उस समय तो किसी ने नहीं पूछा। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि फौज में अफसरों की ज़रूरत थी, तो मैं देख रहा था कि 80 to 90% जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे थे। और मेरे यूनिट में थे 3-4, सबने बहुत अच्छा किया। उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल बना, एक ब्रिगेडियर बना, सब अच्छा कर रहे थे। तो किसी भी देश में कई तरह के एवेन्यूज़ होने चाहिए। आप किसी वजह से 16 साल की उम्र में आप मिस कर गए, या आपके हालात कुछ और थे, कुछ सोच कुछ थे, आपकी सोच बदली, हालात बदले, तो भाई आपके लिए चलो 21 साल की उम्र में भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। यही नहीं, कई और तरह के आजकल वो टेक्निकल स्ट्रीम है कि जहाँ पर आपको बस अप्लाई करना है, इतने परसेंटेज मार्क्स अगर आपके 12वीं में है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो कई तरह के ऐसे स्कीम बने हुए हैं। तो ये स्कीम तो हमेशा ये मतलब इट इज़ नॉट अनप्रेसिडेंटेड, इट इज़ कोई अभूतपूर्व बात तो है नहीं। इसमें जो बात आप कह रहे हैं, स्कीम आप 62 में जो आपके पास हवाई जहाज़ लेने का तरीका था, सामान खरीदने का तरीका था, रिक्रूट करने का तरीका था, आज आप जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से अपने लिए हवाई जहाज़ लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया बदल गई। बिल्कुल। अब जब उसकी प्रक्रिया बदल गई तो भाई उस फौज में जाने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होना चाहिए? अब क्या 1962 की तरह लोग भर्ती हो गए? सर ये मक्कार नालायक, आपने पढ़ा ना ये कि 106 मिलीमीटर RCL से अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों
को दुरुस्त कर दिया। दोस्त इतने ट्रेन, बहुत बहादुर आदमी थे, तभी परमवीर चक्र मिला। लेकिन कोई मक्कार ये क्यों नहीं बताता है कि पैटर्न टैंक भी अमेरिका का बना हुआ और उसका एंटी टैंक 106 मिलीमीटर आरसीएल भी अमेरिका का बना हुआ। मतलब एक ही सोर्स से वो टैंक लेते थे, हम एंटी टैंक लेते थे। तो आपने ये प्रोक्योरमेंट की बात, तो ऐसे प्रोक्योरमेंट का फिलॉसफी भी बदलता है, समय के साथ बदलेगी कि नहीं बदलेगी है कि नहीं? तो ये देखिए, ये जो अग्निपथ की हम बात करते हैं, हाँ, दूसरी बात कि जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन ही नहीं किया है उनके बारे में आप पेंशन की बात कर रहे हैं। आपको ठेका दे रखा है क्या उन्होंने? उनका ठेका तो जो आर्मी, मतलब जो डिफेंस हेडक्वार्टर है वो है ना। तीनों चीफ्स ने आके बोल दिया, तो आपको किसने ठेका दिया है? नहीं, मुझे दुख और आप क्या, मतलब उनके इंडक्ट होने से पहले ही आप यूनियन लीडर बन गए हैं क्या? वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी बिकम द यूनियन लीडर। ओआरओपी में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन फौजियों ने किया, उसी तरीके की भाषा ये लोग बोल रहे हैं कि आर यू द यूनियन लीडर? आपको किसी ने बोला है क्या? या इन लोगों की कोई पर्सनल महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हुई है, इसलिए इस तरीके से बोल रहे हैं? अब आप ना, वही आजकल फेसबुक में मैं तो फेसबुक पे हूँ नहीं है, लेकिन ये तमाम नालायक लोग हैं, ये है सारे चिप्स बिक गए, वो बिक गए हैं, इस तरीके ये नालायक। मैं एक बहुत सीनियर अफसर से बात कर रहा था, मेरा मित्र है, वो कहता है सर ये ना, ही रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, कहता है कि ये ना फेसबुक पे हमारे ही मित्र लोग कि भाई मैं तो जनरल इसलिए नहीं बना क्योंकि अब मैंने अपना ईमान नहीं बेचा। मतलब इस तरह के कमेंट्स, मतलब अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन को एक फौजी ये कह रहा है। मतलब दिस इज आपने कभी सुना है कि कोई फॉरेन सर्विस वाला अपने फॉरेन सर्विस एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे रहा हो? नहीं, मतलब कभी समझ में नहीं आया, मतलब और फिर इतनी डिसिप्लिन होने के बावजूद, भाई ठीक है और जगह तो लॉलेसनेस होती है, आर्मी में तो इतना डिसिप्लिन होता है कि लोग उसके लिए, मतलब उसमें बिल्कुल बाजारू यूनियन लीडर की तरह लोग टेलीविजन पे बात कर रहे हैं। और मतलब आप सोचिए, एक लाइन, एक तरफ भारत का आर्मी नेवी एयरफोर्स का चीफ इस पे बता रहा है, दूसरी तरफ 2 कौड़ी का बरेली का एक जिहादी तौकीर रजा कह रहा है हम अग्निपथ का विरोध करेंगे। उसके खानदान में कोई फौज में नहीं गया, उस कौम में फौज में 2-4 गए हैं और वो कह रहे हैं हम विरोध करेंगे, और पूरा देश के अंदर आग लगी है। ये विरोध का मामला है, कोई और मामला है? ये तमाम नक्सलाइट भी, लेफ्टिस्ट भी, वामपंथी भी और इस्लामिक जिहादी सब इसमें क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि भारत की आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। वही लोग शाहीन बाग में थे, मैं वही कह रहा हूं, वही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग में थे, वही लोग जी किसान आंदोलन में थे, और वही लोग, आप याद कीजिए कि किस तरह से हमारे आर्मी और पैरा जो अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसको सबवर्ट करने की कोशिश की गई है। बीच में कोई सीआरपीएफ का कुछ मुद्दा उठ जाए, एक कोई यादव था वो बीएसएफ का जवान, उसने वो रोटी का वो मतलब ये दे कि मुझे खाना ऐसे ऐसे दिया जा रहा है। ये सब प्लांटेड है सारे के सारे। जबकि मैंने उस समय भी कहा था कि हमारे पास पैसा जब कम भी रहा हो, आजकल तो पैसा बहुत है सारे संगठनों के पास, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी खाने पीने पर सबसे ज़्यादा ध्यान रहता था। एक कंपनी कमांडर का काम है, किसी भी प्लेटून कमांडर काम है कि वो जाके हमेशा देखता है कि खाना तो ठीक रहा है हमारे लोगों को। वो जो कैरेक्टर जो था जिसने वो रहे, वो उसका कोर्ट मार्शल हुआ, और आपको मालूम है उसको किसी पार्टी, आई थिंक पार्टी के यूपी की किसी पार्टी ने उसको टिकट दिया एंड ही फॉट इलेक्शंस अगेंस्ट मोदी इन वाराणसी। मतलब ये लोग मतलब वहां से चल के पॉलिटिकल पार्टी कहां इस्तेमाल कर रही है बताइए। तो एक तो ये हुआ, दूसरा ये जो आपके मैं मान सकता हूँ ये सारे तत्व आपने जो बोले, शाहीन बाग, किसान ये वो सीए, सब चीज पे तो बोलते हैं। सीए, थोड़ा सा एक ब्रीफ असाइड, सीए का आपने देखा ना अभी काबुल के गुरुद्वारे में हमला हुआ, फिर मुझे टाइम्स नाउ ने बुलाया, मैंने उनको बोला कि लोग याद करें, इसी के लिए सीए बनाया हुआ था।
और जब सीए का, जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था, उस समय भी आप देखिएगा अपने रिकॉर्ड्स में, एक वी ब्रॉट वन प्लेन लोड ऑफ अफेक्टेड सिख्स फ्रॉम, यहाँ पूरा गुरुद्वारा ग्रंथ साहब आए थे। और जानते हैं जब मिनिस्टर ये पूरी हो रही थी, शाहीन बाग में एक सरदार जी लंगर चला रहे थे, ये जिहादियों के लिए, पीएफआई के लिए। चलो इनको तो मैं मान सकता हूं, मैंने बता दिया ये माओवादी, इन्होंने क्या किया है, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो एमओयू साइन करने वाले, दीज आर द एलिमेंट्स, नो। लेकिन ये कुछ वेटरन्स, हाँ मैंने वही कहा सर, उन सब के तो एजेंडे से में आते हैं, वेटरन्स को क्या हो गया भाई? आप तुमसे किसी ने पूछा है? हाँ मतलब और मैं तो यहां तक मानता हूं कि ऐसे लोगों को अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि इनके बयानों के कारण ये आगजनी को हवा मिली है, इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। आर्मी से इनको पेंशन मिल रही है ना आज की डेट में, बंद करो इनका पेंशन। तो आप बताओ ना सर मेरे कि हम किसी से सोच सकते हैं, एंड ऑफ द डे भारत की आर्मी से हम ये नहीं सोच सकते कि वो लोग अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ और अपने निजी छोटे छोटे के, किसी को लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, किसी को चेयरमैन नहीं बनाया। ये ऐसे, व्हाट इज दिस? आई एम सॉरी टू से, ये चंद लोग हैं, ये चंद एक कुछ लोग हैं सर, लेकिन ये चंद लोगों का मैसेज बाहर जा रहा है ना। एक चंद लोग हैं और एक पर्टिकुलर एरिया से ही आते हैं, आप समझ रहे हैं ना, जिसको मैं चंडीगढ़ गैंग बोलता हूं। चंडीगढ़ गैंग, ओके राइट। चंडीगढ़ गैंग एक बहुत बड़ा गैंग है जो ओआरओपी में बहुत एक्टिव था। हाँ, ये चंडीगढ़ गैंग जो है, ये अभी क्या है, पहले तो ये हल्ला कर रहे थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाया, फिर रावत साहब को बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फिर हर रोज जो मेरे को सुन, हर रोज गाली। इन नालायकों ने मरने के, उनके स्वर्गवास के बाद भी उनको नहीं छोड़ा। ये ऐसे नालायक हैं, ये चंडीगढ़ लॉबी का मैं बात कर रहा हूं। नहीं सर, लेकिन एक ये ऐसे नालायक हैं जिन्होंने उसको ये नहीं तक छोड़ा। और आपको मालूम है, अब मैं इसको जोड़ता हूं जो आपने मुझे कहा था, कौन सी मानसिकता है इनकी। अभी मैं देहरादून गया था, मुझे एक रिटायर्ड ऑफिसर मिला, वो बकवास किए जा रहा था, वो जो उधर ही चंडीगढ़ गैंग का, कि वो बिपिन रावत के खिलाफ, और मतलब इन्होंने कैंटोनमेंट का ठेका इन्होंने रख रखा है, रिटायरमेंट के बाद सीएसडी का ठेका इन्होंने ले रखा है, पूरा मतलब देश की सुरक्षा का है, इन्होंने सब कुछ का, आर्मी कैसे चलेगा, नेवी का, सब का ठेका इन्होंने ले रखा। ये मानसिकता कौन सी मानसिकता है? आपने मुझे कहा था कि अभी हाल ही में आप मुंबई गए थे, तो एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर कि उनकी पत्नी, ठीक है, उन्होंने आपको कहा था कि एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिलीज इन द फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने आपको बताया था कि बिपिन रावत साहब के देहांत के बाद उन्होंने एक मेमोरियल सर्विस ऑर्गेनाइज की। जी, ठीक है, और ये जिहादियों ने आके उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। लोकल तमाम इस्लामी गुंडे मुसलमानों ने तोड़ दिया जाकर के, उनको वो नहीं दिया बुझा दिया, उनकी तस्वीर फाड़ दी। वो बड़ी शौक में कि भाई क्या इसका क्या संबंध है भाई, आर्मी चीफ था, उसका कोई ये भी नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो गठजोड़ है, तौकीर रजा जो बरेली का, वो जो मक्कार किस्म का कोई मौलवी है, वो कह रहा है मैं यूएनओ जाऊंगा, मुसलमानों का कत्ल, मतलब किस चीज़ से स्पिन दिया जा रहा है इस देश को। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं फिर उस पर कहूँगा, आज भी देश में सिंह साहब, आप आज सिविलियन इसमें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आज भी कोई फौजी जो पुराना भी होता है ना, उसके प्रति जब हम लोग देखते हैं तब भी वही भाव होता है। लेकिन फौजी पार्टियों का, एजेंडे का, कुछ पद पाने का एजेंडा बन के फौज के सुप्रीम इंस्टीट्यूशन के खिलाफ खड़ा हो, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलिए बहुत सिविलियंस में लॉलेसनेस होती है, लेकिन आर्मी का जो डिसिप्लिन जो इतने समय तक समझाया जाता है, उसमें वो रहता है, उसके अंदर तब उसका एक कैरेक्टर बनता है। लेकिन आज आर्मी टेलीविजन पर बैठ कर हर कोई प्राइम मिनिस्टर को तैयार है, जैसे सब सारी जानकारी है। ये सबसे बड़ा डिग्रेशन है। यानी एक सिविलियन के मन में आर्मी की छवि खराब हो रही है। एक सिविलियन के मन में लगता है यार इतना लंबी सर्विस, मेजर जनरल बने हुए हैं सब, और उसके बाद आप मतलब बिल्कुल सड़क छाप नेताओं की तरह भाषा बोल रहे हैं।
ये एक लार्जर मैसेज मैं समझता हूं कि युवाओं को लगेगा कि हमारे जो फॉर्मर है, जो इतने बड़े बड़े पदों से हैं, जब वो गाली दे रहे हैं, जब वो सवाल उठा रहे हैं, सरकार पे सवाल उठाओ, लेकिन आप तो फौज पे सवाल उठा रहे हो। आर्मी के चीफ जनरल आपके लिए हमेशा फौजी रिमेन्स ए फौजी, वेदर ही चेंज द ड्रेस, नथिंग, उससे कोई बदलता नहीं है सर। ऐसा नहीं हो सकता कि सर आज आपके गांव के अंदर कुछ हो रहा हो तो कहेंगे मैं वर्दी तो पहने नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं। वो फौजी जो आपकी जो जो वो है वो देखिए साहब, मेरी किसी से बात हुई, ये पूरे इनके पेंशन का क्या होगा, एक फौजी बच गया है पेंशन के लिए, ये बाबू लोग का पेंशन, ये बाबू लोग का पेंशन देखो, उन्होंने अपना पेंशन। तो मैंने कहा कि भाई आईएएस का पेंशन तो 2004 में ख़त्म हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आर यू श्योर? मैं बोला वेरी श्योर। ना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में है, वो नहीं है, बीएसएफ में नहीं है, सीआरपीएफ, वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम आ गया है सभी जगह पेंशन। फिर उन्होंने अगले दिन ये जो एमएलए और एमपीस को जो पेंशन मिल रहा है, कि सड़क तो मैंने कहा कि ये तो यार ये तो सड़क छापा दिस इज नॉनसेंस। डू यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एन एजुकेटेड मैन? नहीं, ये तो कुतर्क है। मतलब आपको सिर्फ गाली देनी है तो कुछ भी आप गाली दीजिए, फिर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम ए आर्मी पर्सन, वेदर इज अ रिटायर और इनएक्टिव। सर मैं तो धन्य हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ, और कोई पहली बार नहीं है बात करे, मैं तो जिस देश ने मुझे जो दिया मैं तो धन्य हूँ। ये सुबह से उठ के आप पूरा नेगेटिविटी, अरे तुम्हारा आपने सरकार को, सेना को अपनी सेवाएं दी, जिसके बारे में आप बहुत बोलते रहते हो हमेशा, ठीक है ना, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देते हो, आपने अच्छा काम किया है, कम से कम अब पॉजिटिविटी तो फैलाइए। यार जिस इंस्टीट्यूशन से पेंशन ले रहे हो आज भी तुम उसी को गाली दे रहे हो, यार ये कैसे मुमकिन है यार? इस पे तो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए ना। कि फौजियों को किसने बोला? भाई फौज के लोग बैठ के वहां कर्नल, मेजर, जनरल और कैप्टन सबके और ये जो ये स्कीम है, इसके मैं सोचता हूँ इसके बारे में नहीं, इसको जरूर इसको इसलिए आपके पॉइंट से साफ होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आई एम नथिंग टू डू, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस स्कीम को लेकर के कुछ जो भ्रम है उसे आप ज़रूर उन युवाओं को, देखिए सारी बात तो हो गई लेकिन मैसेज जाना चाहिए कि आप जो बात कहेंगे ना तो सरकार की हक में कहेंगे, न वेटरन के हक में कहेंगे, जो जस्ट है वो उसको मैं चाहता हूं कि आप एक बार ज़रूर यूथ के लिए एक्सप्लेन कर दें सर। व्हाट इट ये है क्या सर? देखिए सबसे पहली बात है, मैंने कहा कि जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बदलते हैं तो, और थ्रेट परसेप्शन, जैसे थ्रेट परसेप्शन बदलता है उस तरीके, और लड़ाई के तरीके जब जैसे बदलते हैं तो आपका जो मैन पावर पॉलिसी जो है वो भी बदलता है, ठीक है ना। कोई बड़ी अच्छी बात कही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज जो टैंक और एंटी, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ मैं, टैंक और एंटी टैंक का जो ये है, आपने देखा कि किस तरह से आर्मेनिया और अज़रबैजान की लड़ाई में किस तरीके से वो ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, वो एक पहलू है। तो डोंट यू रिक्वायर ट्रेंड मैन पावर? तो ड्रोन आजकल रोज कश्मीर में पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के। सर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, एक आज 16-17 साल का लड़का, शायद एक्सपीरियंस में मेरे से कमी हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है उसमें मेरा वो गुरु। यस यस यस, ही इज राइट। यस, मैं कहीं भी जाता हूँ, यार भैया तो देख लेना यार, इसको जरा सी प्रॉब्लम है, ये बात फंस गई है यार यहाँ पे, वो ऐसे तो 2 मिनट में वो करके गांव में। यस 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 यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना। आज एक 5-6 साल के आप बच्चे को दे दो, वो ऐसे ऐसे करके, 3 साल के बच्चों को मैंने देखा हूँ ऐसे ऐसे करके, वो जो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं उसको ज़्यादा। सो इमेजिन कि देयर ब्रेन्स आर वायर्ड इन अ डिफरेंट मैनर देन व्हाट was the case with us, ठीक है। तो एक तो वो बदला है। अब वो ड्रोन वाला जो है, वो ड्रोन हैंडल करने के लिए वो रिक्वायर डिफरेंट स्किल, ठीक है। तो एक तो ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल ये जो हो रहा है, और ये सब एक्सपीरियंस से आप गैदर कर रहे हैं। आज टुडे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक वेपन्स इज ब्रह्मोस मिसाइल्स, ठीक है ना। 1962 में we didn't have those BrahMos missiles, we didn't have missiles। तो रिवॉल्यूशन आया कि नहीं? क्रांति आई, एब्सोल्युटली, ठीक है।
अब क्या है कि दो चीजें मैंने बोला, थ्रेट परसेप्शन, डिफेंस बजट, ठीक है ना सर। थ्रेट परसेप्शन से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से तो डिफेंस बजट में क्या आपको चाहिए भाई? जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो ड्रोन्स खरीदने हैं, तो किसी कंट्री के पास अथाह पैसा तो होता नहीं है। और जो भी व्यक्ति अगर वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव लेके नहीं चलता है, वो गंवार है, अनपढ़ है, वो केवल गंवार। अंग्रेजी, देखिए ये तो मैं कहूँगा आपको कि अंग्रेजी भाषा के कारण बहुत लोगों को नौकरी मिली है। इनफैक्ट दे कैप्चर्ड एंटायर जितने कुछ जो बेस्ट सर्विसेज थे, उन्होंने केवल उनको अंग्रेजी भाषा का एक वर्किंग नॉलेज के कारण उनको नौकरी मिल गई, जो दूसरे बेचारे अनफॉर्चुनेट थे उनको नहीं मिली। नहीं। ठीक है ना। तो वो इसमें बदलाव हो रहा है धीरे करके। टेक्नोलॉजी का आप देखिए अभी कि टेक्नोलॉजी का अभी कहा जाता है कि जो लड़ाई होगी उसमें साइबर कंपोनेंट जो है, जो पहला बात जो कि हमने देखा भी है कि उसको पूरा आपका जितने सिस्टम्स जो हैं उस पर अटैक होंगे, साइबर अटैक। वह एक तरह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वॉर होगा। तो ये एक कुछ टेक्नोलॉजी के पहलू हैं। दूसरी बात क्या है कि हाँ, तो आपने अगर ड्रोन्स खरीदने हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो आपने कहीं पर वो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो उतने ही है ना। मैं एक मान लीजिए एंटरप्राइज चला रहा हूँ, मेरे पास मान लीजिए कि मैं एक पब्लिशिंग हाउस में, तो पब्लिशिंग हाउस में मेरी इनकम है, मान लीजिए कि 100 रुपये की इनकम है, ठीक है, और मेरे को इनकम में 60 रुपये मुझे तनख्वाह में ये कर दे, मेरे पास 40 रुपये बच जाते हैं। 40 रुपये में मुझे इसको रिवैम्प भी करना है, इसको बिज़नेस को बढ़ाना भी है, और नई किताबें भी छापनी है। तो कहीं पर तो जाके आप प्रायोरिटाइज करोगे ना उसको, कि 100 रुपये के कितना पोर्शन में तनख्वाह में दूँ, कितना री इन्वेस्ट करूँ, कितना ये करूँ। और अगर आप ग्रो नहीं करोगे, तो आप तो कहीं के नहीं रहोगे, आप किसी के लायक नहीं होगे। तो उसी तरीके से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक खर्चा है कि आपने एक मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आपने तनख्वाहें तो देनी ही देनी है, वो निकाल दो आप। कुछ इस्टेब्लिशमेंट आपने खोले हुए हैं, मान लो हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, तो उस पर तो खर्चा होगा ही होगा, ठीक है। आपने कुछ वेलफेयर स्कीम्स, हॉलीडे होम्स बनाए हुए हैं, मान लीजिए उसके लिए, जवानों के लिए, तो उस पर तो खर्चा होना ही होना है। दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। उसमें अगर आप पेंशन देखें, आप आज 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन, इस पे पेंशन। 2-3 बजट अगर आप हेल्थ बजट और वो सब अगर जोड़ दें तो उतना है। तो अगर कोई हमारे ही लोग, बाकी सरकार का छोड़ो, हमारे ही लोग अगर ये सोचें कि यार हम अपने डिफेंस जो बजट जो है, हमारा जो डिफेंस बजट है, हम उसी बजट से हम इसको बेटर मैनेज करके अगर हम अपना पॉलिसी को ट्वीक करें। वही नहीं हो रहा है कि आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी को ट्वीक कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो, आप अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को भी कर रहे हो। ये मेक इन इंडिया क्या है साहब? व्हाट इज मेक इन इंडिया? इसी के लिए है ना कि ज्यादा जॉब्स मिलेंगे। आज कहा जा रहा है कि जहाज इंडिया में आके बनाओ, 10 खरीदेंगे, बाकी तुम आके इंडिया में बनाओ। मतलब करेक्ट इस तरीके, दिस इज व्हाट इज मेक इन इंडिया। आपकी मैन पावर ठीक इसमें है। इन्वॉल्व होगी। दूसरी बात, ये नालायक लोग ये नहीं समझते हैं कि मैं फौजी हूं, मैं रिटायर हो गया, ठीक है, मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर है, isn't he interested in budget on infrastructure? मान लीजिए सिविल इंजीनियर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब खर्चा होगा तब उसका भी वेल बीइंग होगा, वो भी प्रॉस्पर करेगा। मान लीजिए कि मेरी बेटी डॉक्टर है, isn't she interested in health budget? आप तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे
आप कर्नल है तो आपका बेटा लेफ्टिनेंट जनरल है कि मतलब उसका फ्यूचर डिफेंस बजट पे ही वो डिपेंड करता है। यू हैव टू टेक एन, भाई हम पढ़ते लिखते किस लिए हैं? तो इस तरह के, अब ये जो है अग्निपथ स्कीम को आप बताइए। मैं कह रहा था कि जो एम्प्लॉयबिलिटी एज शुरुआत होती है 21 साल में, वो भी तब जब आप बहुत लायक हो। अगर बहुत माँ बाप के लायक बेटे हो तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी एज 21 में शुरू होते 22-23 तक आके, ज़्यादातर मध्यम एबिलिटी वालों के 27-28, उससे भी जो नीचे वाले हैं 30-32, है ना सर? यही है ना एम्प्लॉयबिलिटी एज, ठीक है। आपका सबसे जो वल्नरेबल ईयर्स होता है वो कब शुरू होता है? 16 साल से। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि किसी लड़के या लड़की को तुम 16 से 20 के बीच में अगर मैनेज कर लिया आपने, वो लड़का जिंदगी या लड़की जिंदगी में कभी बिगड़ेगी नहीं। डोंट वी से दैट? वेरी राइट। ठीक है ना? दोज आर द मोस्ट वल्नरेबल ईयर्स, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स, वेर यू कैन, मोस्ट मोल्डेबल ईयर्स। ठीक है। आपने क्या किया कि 17 साल की उम्र में आपने किसी को लिया। अब वो बिल्कुल, वो 17 साल की उम्र में तो आजकल कई लड़के वो दे डोंट इवन स्टार्ट शेविंग। यस, ठीक है ना? दे आर सो यंग। 17 साल की उम्र में आजकल तो लड़कों को ऐसा वो कमजोर बना दिया है कि वो अकेले वो दिल्ली से वो चेन्नई नहीं जा सकता। उसके बापू जाएंगे उसके साथ, है ना सर? गांव में आप चले जाएं, और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं उसी हैसियत से मैं बोल रहा हूं। ये जीन्स पहन के घूमते रहते हैं, अंट संट चीज़ें देखना, ये नशा करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह के नशे हैं आजकल, ठीक है। वो अजीब सी वो जुल्फ़ें बढ़ा के हैं, वो क्या क्या अंट संट वो देखते रहते हैं इस पे, क्या बोलते हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है। नाम के लिए किसी एक बगल के कॉलेज में नाम लिखा रखा है, जब मर्जी हुआ गए, नहीं गए, कॉलेजें भी नहीं चलती हैं। उस उम्र में अगर आपने 17 की उम्र में लड़के लिए, और जिनको, और ये नहीं है कि आप तो उनको सेलेक्ट करके लोगे ना। ये जो तोड़ फोड़ में मचा रहे हैं, एक तो ये सब बुढ़े दिख रहे हैं मेरे को, ये तो किसी उस एज ग्रुप में आते ही नहीं है। दूसरे क्या है कि ये शक्ल से भी नहीं लगते कि कहीं से अग्निवीर बन सकते हैं, ठीक है ना? शक्ल से भी नहीं लगते ये। तो आपने इनको 17 साल के उम्र में जो बेस्ट लॉट है उसको आपने लिया, उसको लेके आपने ट्रेनिंग देना शुरू किया। देखिए, फौज की कुछ संस्कृति है, वो मैं इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, और मेरा अपना ये मानना है कि एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना पर्सनैलिटी में, वो ड्रिल स्क्वायर में होता है। जो ड्रिल स्क्वायर होता है ना, जहाँ पे आप ड्रिल परेड करते हैं, वहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसका एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में उसका पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उसको आप पॉजिटिव माइंडेड, वो पहले से ही है तभी आपने सेलेक्ट किया, उसमें आप और इजाफा करते हैं। उसको फिर आप स्किल उसको आप इम्पार्ट करते हैं, और फिर आप उनको कहते हैं कि भाई चलिए, आप में से जो हैं अभी हमारे पास 25% है, हम आपको आप में से लेंगे। वो 4 साल 16 साल की उम्र में, मैं एनडीए या हमारे उम्र में कोई भी गया तो पेंशन के बारे में थोड़ी तो वो एब्जॉर्ब होता है। जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इमेजिन टोटल ही टेक्स 23 lakhs, सब मिला जुला के जो उसका मैं सेविंग्स वगैरह मैं कर रहा हूँ। फौज में खाना फ्री है, सब कुछ आपका वो फ्री है, अपने ऊपर खर्चा बहुत बहुत कम है, यंग लड़का है।
आज कोई बता दे कि किस गांव में कहाँ पे किस 21 साल के लड़के के हाथ में 23 लाख रुपया है? सोच ही नहीं सकता। ठीक है, 23 लाख भी है और एक पर्सपेक्टिव भी है आपका लाइफ में पर्सपेक्टिव है देन नेचुरली। अब क्या है साहब कि ये बात तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप नंबर, आई डोंट हैव द फिगर्स, बट दुनिया में आज सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं। स्टार्टअप का कल्चर, कौन ऐसा इंडस्ट्री है, कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसा डिसिप्लिन पावर ऐसे लड़कों को ना लेना चाहे? स्टार्टअप तो सारे यंग लड़के नहीं, लड़कियां मैं तो हैं। स्टार्टअप नहीं, का नहीं, मैंने मैं कहीं भी कह रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ये एमएचए ने ऑलरेडी कह दिया है, जैसे जैसे लोग रियलाइज कर रहे हैं सबने, बिकॉज एवरीबडी वांट्स, आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रीमियम में है तो वो वफादारी में, डिसिप्लिन, वफादारी सबसे ज्यादा शॉर्ट सप्लाई में है। तो आपको एक बेहतरीन इंसान, पढ़ा लिखा इंसान है। अब ये 21 क्यों? इसलिए 21 ताकि वो सभी जगह अप्लाई करने के का उसका स्कोप हो। ठीक है, आई थिंक 18-19 साल से बीएसएफ में होता है और 21 साल का है इसमें सीआरपीएफ होता है, सो दैट ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑल जॉब्स। तो आप अगर मान लीजिए अगर वो नहीं जाता, अब सबसे बड़ा सवाल अब ये पूछना चाहिए कि अगर वो नहीं जाए, अग्निवीर नहीं बना, तो आज उस एज ग्रुप में लोग क्या कर रहे हैं इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज? इस चीज का मुझे लोग जवाब देते। वेरी वेल सर। ठीक है, तो इसमें अच्छा, ये आपने जैसे कहा मनरेगा स्कीम तो है नहीं, वी वांट बेस्ट ऑफ पीपल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है, जबरदस्ती का भर्ती नहीं है। ये जो बकवास कर रहे हैं ना, इनको मालूम होना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी ने भी 4-5 ही साल नौकरी की थी, जिमी कार्टर ने भी 3-4 साल ही नौकरी की थी, वो न्यूक्लियर सबमरीन में था। सब ऐसे ही ये होता है। वो तो प्रेसिडेंट बना, हो सकता है कल को अगला जो आज से 20 साल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो कोई अग्निवीर होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा वो अग्निवीर होगा, और क्यों नहीं होगा? ये जितने ये नालायक वेटरन्स जो ये बकवास कर रहे हैं ना, उनसे ये बेटर होंगे। तो किसी चीज को मैं, देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि ये जो डिसीजंस लेते हैं, ये ऐसे ऐसे चीजें लेके आते हैं ना, नहीं टाइम पीरियड बहुत कम है, इसको ये बढ़ा देना चाहिए। क्या लोगों को, बाकी लोगों का कोई दिमाग उमाग खराब तो नहीं था ना? नहीं, कल तक आप उन्हीं का इंस्ट्रक्शन मानते थे, तो उनको बॉस मानते थे। उनको आज वो बॉस बेवकूफ हो गए। अरे उसमें पूरे कुछ उनके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके कुछ ये हैं, और सब चीजें पब्लिक नहीं की जा सकती, ये मैटर ऑफ डिफेंस। आप पब्लिक में कोई बात कहेंगे? सिंह साहब, आपने इस विषय पे, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन फैलाया है और वेटरन्स ने ज़्यादा फैलाया है, क्योंकि लोग उनको मानते हैं कि इनका पर्सपेक्टिव ठीक होगा, और बहुत ही मतलब डिवाइडेड मुझे लगता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। कुछ बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो चलाते भी रहे हैं, और कुछ लोगों की अपने निजी कुंठाएँ भी हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, उनके फ्रस्ट्रेशंस भी हैं कि जो वो चाहते थे बनना। लेकिन आज की बातचीत से इसका सोशल, इकोनॉमिकल, नेशन, फौज, इस पे सारे डायमेंशन आपने बात की, और कौन सी वो फोर्सेस हैं जो नूपुर पे पूरे देश में आग लगा देते हैं हर जुमे को, कौन सी वो फोर्सेस हैं जो किसान मूवमेंट में आग लगा देते हैं इस देश को, सीए पे आग लगा देते हैं, वो तमाम सब इकट्ठे हो गए। मुझे हंसी आई वो आपका वो हैदराबाद वाला जोकर, जी जी, जो आप बोलते हैं, वो भी इस पे बोल रहा है। हाँ बताइए, उसको पता नहीं, उनको कब से देश की सुरक्षा के लिए प्रेम हो गया? पूछो ना खानदान में कितने भेजे, वो तो निजामों के लिए लड़ाई लड़ रहा था देश के खिलाफ। बिल्कुल उसके खानदान वाले, उसे किसने बोला क्या कहते तुम बोल भाई? बिल्कुल, इसके बाप के फौज को इतनी पिटाई की थी हिंदुस्तान की फौज ने, वो भी बात कर रहा है। जो 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं पहन पा रहे, वो फौज के बारे में बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।